इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स फोर्थ चैप्टर है हमारी फर्स्ट बुक का, यानी कि 12th की बुक का फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। बाकी चैप्टर से थोड़ा सा इजी चैप्टर है, इसलिए इसको कवर कर लेना पहले ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालना केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। काइनेटिक्स का मतलब सीधे सीधे अगर भाषा में, आसान भाषा में बोला जाए तो मोशन होता है, एक तरीके की मोशन, यानी कि चलना मतलब। तो यहाँ बात होगी केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं तो बात किसकी होगी? केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ती है, इसी की स्टडी कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, डेफिनेशन है, डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ, ठीक है, विच डील्स विथ। इतना लिखा, तो इसके बाद मैं पॉइंट वाइज बताता हूं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन। नंबर सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरे नंबर में हमारी बात आती है मैकेनिज्म की। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो इस सब की स्टडी करना क्या कहलाती है? केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स कहलाती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो मैं आशा करता हूँ कि इसकी डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अब हम एक एक करके इस चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ अ रिएक्शन। आखिर रेट ऑफ अ रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, तो अब हेडिंग डालना रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो जिस तरीके से स्पीड होती है, स्पीड मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में स्पीड इक्वल टू कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम आता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, द चेंज इन एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन हो गई? द चेंज, द चेंज इन एनी ऑफ द रिएक्टेंट, एनी ऑफ द रिएक्टेंट, नोट करना सारी चीजें जो मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट, ठीक है, पर यूनिट टाइम, और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। यहाँ पर रिएक्टेंट्स होगा, रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। ठीक है, रेट। तो कंसंट्रेशन को हम दिखाते हैं ब्रैकेट से। जैसे कि सपोज एक रिएक्शन है आर डैश करके, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया यानी कि पी। ठीक है, तो अगर मेरे को दिखाना हो कंसंट्रेशन ऑफ आर, अगर मुझे दिखाना हो तो ब्रैकेट के अंदर में कंसंट्रेशन आर को लिख दूंगा। तो ये ब्रैकेट, यानी कि ये जो बिग ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या दिखाता है? ये ब्रैकेट दिखाता है कंसंट्रेशन को। ये ब्रैकेट किसको दिखाता है? कंसंट्रेशन को। ठीक है, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को बता रहे हैं यहाँ पर। तो आर कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन की अब मैं एक यहाँ पर बताता हूँ इस रिएक्शन के लिए, आर इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इक्वल टू, या रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है, आर के कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा, क्योंकि आर से क्या बन रहा है, पी बन रहा है, तो लगातार आर में कमी आती जाएगी और पी में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, ठीक है, पी बढ़ता जाएगा, आर घटता जाएगा, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है रेट, ठीक है, टाइम टेकन। इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन एक और तरीके से हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, क्योंकि पी बनता जाएगा, ठीक है, रिएक्शन तभी होती जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाई टाइम टेकन, डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो ये होगी रेट की, रेट ऑफ ए रिएक्शन की डेफिनेशन। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गई होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, ठीक है, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम दोनों जगह रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। अब सपोज T1 समय में, सपोज एक रिएक्शन है R इक्वल टू पी, ठीक है, R इक्वल टू पी एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट एक रिएक्शन है, ठीक है, एट टाइम T, एट टाइम T1 मैंने समय लिया, T1 समय लिया, तो मैंने माना कि इसमें जो R की वैल्यू थी वो R1 है, ठीक है, P की वैल्यू क्या है, P1 है, ठीक है, और मैंने माना कि एट टाइम T2, एट टाइम T2, ठीक है, स्मॉल में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई बात नहीं, एट टाइम T2, एट टाइम T2 यहाँ पर भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाता है R2 और ये हो जाता है P2, ठीक है, तो डेल्टा R की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, डेल्टा R की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा R की वैल्यू हो जाएगी R2 यानी कि R का कंसंट्रेशन माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1, ठीक है, और अगर डेल्टा P अगर मुझे निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, P2, कंसंट्रेशन को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं P2 माइनस P1, ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन से है, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब किससे है, कंसंट्रेशन से है, तो डेल्टा R और डेल्टा P ये हमने निकाल दिया। इसी तरीके से डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा T हो जाएगी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ अ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी बताया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, तो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हम माइनस लगाएंगे, माइनस डेल्टा आर, ठीक है, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन दूसरा रूप में हम क्या लिख सकते हैं, देखो, रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी वाला होता है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये भी इसको नोट कर लेना, डेल्टा पी और ये वाला। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कोई रिएक्शन हमको दे रखी हो, जैसे हमको कोई रिएक्शन दे रखी होगी PCl5, PCl5 उससे हमारा बन रहा है PCl3, PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, ये बन रहा होगा। तो अगर रेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ ए रिएक्शन, तो रेट हमको निकालना होगा तो हो जाएगा माइनस PCl5 का कंसंट्रेशन, क्योंकि ये घटेगा लगातार इसलिए हमने माइनस साइन लगाया, ठीक है, माइनस डेल्टा PCl, डेल्टा मतलब चेंज को बताता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, कभी भी ये डेल्टा डेल्टा साइन आता है कभी भी तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, तो डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, PCl3 के बनने के, तो डेल्टा PCl3, डेल्टा PCl3 अपॉन, ठीक है, कंसंट्रेशन लेंगे हमेशा डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू ये भी बराबर होगा किसके, डेल्टा Cl2 के और अपॉन डेल्टा टी के, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाते हैं। तो सपोज अब एक 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 इक्वेशन और लिखता हूँ मैं, जैसे Hg प्लस Cl2 एक इक्वेशन है, Hg प्लस Cl2 इक्वल टू हमारा बन गया HgCl2, क्या बन गया, HgCl2, तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा ये किसके, माइनस
Cl2, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट की साइड है इसलिए माइनस आएगा, डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, HgCl2 अपॉन, सॉरी यहाँ पर भी डेल्टा आएगा, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं समझता हूँ कि ये समझ में अब आ गया होगा। एग्जाम में अगर हमको दिया होगा कंसंट्रेशन एट टाइम T1 इक्वल टू कुछ दे रखा होगा, 0.01 दे रखा होगा, और उसके बाद फिर 0.02 हो जाता है कहा होगा प्रोडक्ट का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करके टाइम जितना भी दिया होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और क्लियर कराता हूँ मैं इसी वीडियो में, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, हेडिंग डालना, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक, ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है STOICHIOMETRIC, मेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, COEFFICIENT कोफिशिएंट, ठीक है। तो सपोज एक रिएक्शन है 2A प्लस 2B इक्वल टू 3C, सपोज ये रिएक्शन हो रही है, इक्वल टू मतलब ऐसे साइन है, ठीक है, ऐसे कोई रिएक्शन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्टिकियोमेट्रिक रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में ये, लेकिन चलो इस वीडियो में भी मैं क्लियर कराता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और हो जाएगा डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है, रिएक्टेंट का है इसलिए माइनस रहेगा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा -1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और यही बराबर होगा किसके, 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के, ठीक है। तो डिफरेंट को जब स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहते हैं तो उस समय पे रेट इस तरीके से हो जाता है। एक टॉपिक और मैं इसमें क्लियर कराता हूँ इस वीडियो में, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, चलो यहीं पर बता देता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन, हेडिंग डालना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। सपोज एक रिएक्शन हो रही है, R इक्वल टू क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, R इक्वल टू क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमारा जो डेल्टा R होता है, तो रेट हमारा जो होता है, रेट ऑफ ए रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर सपोज टाइम बहुत कम है, टाइम क्या है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो बोलते हैं, टेंस टू जीरो मतलब ये जीरो के करीब है टाइम, तो हम इसको डी से डिनोट करेंगे, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम डी से लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, -dr अपॉन डी टी, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना मैंने बता दिया, ये किसको बताता है, ब्रैकेट में लिखना कंसंट्रेशन को बताता है, ठीक है, हमेशा जब भी ब्रैकेट में लिखा होगा तो वो कंसंट्रेशन को बताएगा, तो -dr अपॉन dt, तो ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम और चीज़ें पढ़ेंगे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो हमने अभी तक इसका फर्स्ट चीज़ क्लियर किया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद फिर मैकेनिज्म वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।